नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड विधानसभा में आज दो अहम विधेयक पारित किए गए हैं। सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों प्रस्तावों को रखा। जो दो विधेयक सदन में रखे गए उनमें पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 था, जिसे सदन से स्वीकृति कर दिया गया आज। और विधानसभा से पारित झारखंड पदों एवं सेवा में रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक में पिछड़ी जाति का आरक्षण प्रतिशत 14 से बढ़कर अब 27% हो गया है। और इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि दरअसल 1932 का दायरा बड़ा है, यह सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें। दरअसल बीजेपी के नेताओं और अन्य निर्दलीय विधायकों की तरफ से इसकी मांग की गई थी। कहा गया था कि इस बिल को लेकर के कुछ संशोधन किए जाएं। उसके जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने यह बातें कही हैं। वहीं बीजेपी को घेरते हुए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आप लोग आदिवासी को बोका, मूर्ख बोलते हैं। बोका मतलब मूर्ख होता है, आप बोका समझते हैं। और अब आदिवासी बोका नहीं है, यानी अब आदिवासी मूर्ख नहीं रहा। जिसे आप बोका समझते हैं वह आपको धो पोंछ कर बाहर कर देगा। बाहर कहां से? सत्ता से बाहर करने की बात हेमंत सोरेन ने कही है। क्या कुछ तो स्थानीयता और आरक्षण बिल पास हो गया है। माना यह जा रहा है कि दरअसल ईडी और आईटी की लगातार कार्रवाई जारी थी और उन कार्रवाइयों के बीच में एक दिवसीय विशेष सत्र का बुलावा किया गया, आहूत की गई विशेष सत्र। तो बीजेपी के नेता अब बड़े आरोप लगाने लगे और ये कहने लगे कि दरअसल ये आनन फानन में सत्र बुलाया गया है, अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है, जनता से संवेदनाएं लेने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारी तरीके की बातें आने लगी इस बीच। लेकिन आज स्थानीयता और आरक्षण बिल जब पास हुआ तो सभी ने इसका समर्थन किया। जाहिर तौर पर है बीजेपी भी पसोपेश स्थिति में फंसी हुई है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति तो सभी को करनी है और ऐसे में अपना कोई वोट बैंक खोना नहीं चाहता। चर्चा में शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स जरिए को समझाने की कोशिश करते हैं। आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है और इसमें आरक्षण व स्थानीयता नीति विधेयक, ये दोनों विधेयक पास हो गए हैं विधानसभा के सत्र में। सोरेन साहब ने कहा कि जेल में रहकर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। जेल में रहने की बात वो जो कार्रवाई एजेंसियां कर रही हैं उसको लेकर के सीएम ने बात कही है। बीजेपी वाले आदिवासियों को बोका समझते हैं, सीएम सोरेन ने कहा है। जल्दबाजी में लाया गया है विधेयक, रामचंद्र चंद्रवंशी की तरफ से यह बयान आया है। बिल के नाम में स्थानीयता के साथ नियोजन को जोड़ने की भी मांग की गई है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब अगला कदम क्या, किसका, बीजेपी का या जेएमएम का, सरकार की तरफ से। हमारे साथ फिलहाल दो मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। प्रतुल सहदेव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। प्रतुल जी, आप तो मतलब अब आपके मन की बात हो गई, आज तो बड़ा संतुष्ट होंगे आप। नहीं, देखिए, आदिवासी मूलवासियों को जहां हक देने की बात होती है, हाँ। 1932 के खतियान की बात होगी, हम बिल्कुल खड़े हैं, हम एकदम खड़े हैं कि ये होना चाहिए। यहाँ के स्थानीय आदिवासी, देखिए, आदिवासी मूलवासियों ने लंबी लड़ाई लड़ी है और आदिवासी मूलवासियों की बात करूं मैं तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय भाषा बोलते हैं, यहाँ से बाहर से आए हुए लोगों की बात नहीं है। और देखिए कितनी खराब बात है ये कि इसको दूसरा रूप दिया जाता है, इसको बाहरी भीतरी की लड़ाई बताई जाती है, और जबकि सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी की बात है। साहब, तो क्या आप यहाँ झारखंड मूल के लोगों को यहाँ चपरासी
और क्लर्क भी नहीं बनने देंगे। देखिए हमारी सरकार ने 1925 में जो नियोजन नीति लाई थी, हम लोगों ने तो कई बार इस पे चैलेंज किया था कि जो 1925 की नियोजन नीति है उस पर 90% जो नियुक्तियां हुई थी यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों की हुई थी। तो लेकिन सरकार जिस काम को सिर्फ एक संकल्प से कर सकती थी, यानी जिसके लिए उसे विधानसभा जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो सरकार ने जो इतना नाटक किया, इससे साफ है कि पर्दे के पीछे से कुछ और हो रहा है। इसे 1932 के खतियान की बात मैं कर रहा हूँ। 1932 के खतियान को लागू करने के लिए किसी तरीके के विधानसभा सत्र की आवश्यकता नहीं थी। एक सरकारी आदेश, एक सरकारी संकल्प से ये जारी हो जाता। देखिए हम पूरे तरीके से आदिवासी मूलवासियों को हक में जो भी हो उनको देने के लिए खड़े हैं, लेकिन ये सरकार का ये जो रवैया था ये गलत है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था विधानसभा में कि अगर हम स्थानीय नियोजन नीति 1932 का लाएंगे और इसको नियोजन नीति से जोड़ देंगे तो ये चलने उलने वाला नहीं साहब। तो आज कैसे विधानसभा में लाकर पारित कर दिया। नहीं, उन्होंने आपके पाले में अब बॉल को कर दी है, केंद्र की तरफ से केंद्र के लिए भेज दिया है, भेजा जाएगा भाई। तो केंद्र की तरफ से कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, वो चाहे हम आरक्षण का जिक्र करें। योगेश जी अभी तो मैं सिर्फ एक पार्ट पाया 1932 पे, उसके बाद मैं जब पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए आऊंगा तो ये बातें करूंगा। देखिए 9th शेड्यूल में जो इन्होंने भेजा है ये इनको विधानसभा में लाने की भी आवश्यकता नहीं थी, ये केंद्र तक क्यों भेज रहे हैं। अब आपको जाना है, सपोज कीजिए हमें तिवारी जी से मिलने जाना है पलामू, तो क्या हम पहले बेंगलोर चले जाएंगे, फिर मुंबई जाएंगे, फिर मुंबई से श्रीनगर और उसके बाद पलामू आएंगे कि सीधे पलामू जाएंगे। तब सरकार एक साधारण संकल्प से जिस चीज को जारी कर सकती थी उसके लिए विधानसभा भेजती है, विधानसभा से फिर ये पारित करके भेजती है केंद्र को कि 9th शेड्यूल में रखे। ये तो एक बात थी। 1932 के खतियान से भारतीय जनता पार्टी को कोई परहेज नहीं, हम स्ट्रांगली खड़े आदिवासी मूलवासियों को न्याय देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब फंसते हैं 3 साल के बाद उनको आदिवासी मूलवासी इसलिए याद आया क्योंकि अब जांच एजेंसियों की दबिश जो है उनके ऊपर तेज हो गई। ठीक है, दूसरी बात प्रतुल जी आएंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद नेताओं की प्रतिक्रिया सुनाएंगे। दो लाइन बोलने देंगे पिछड़ों के आरक्षण के बारे में। देखिए पिछड़ों के आरक्षण के हम हमेशा हिमायती रहे हैं और हमारी मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था की जो यूपीए सरकार में नहीं थी। तो पिछड़ों को हक देने के लिए हम हमेशा तैयार है। लेकिन नागराज केस में माफ कीजिएगा, बहुत फेमस जजमेंट आया था, उसमें ये स्पष्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप पिछड़ों को जो भी आरक्षण दे रहे हैं वो आरक्षण आप तभी देंगे जब आप उनकी जो है वहाँ शैक्षणिक उनकी पृष्ठभूमि, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का डेटा करा लेंगे, डेटा कलेक्ट करा लेंगे। हमारी सरकार ने जो डेटा कलेक्शन का काम किया था इस सरकार ने रोक दिया। हम साहब 1932 के भी पक्षधर है, हम पिछड़ों के आरक्षण के भी पक्षधर हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को 3 वर्षों के बाद याद आया जब वो उनकी कुर्सी खुद खतरे में है और जो इनका लाने का तरीका हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हमें पता है ये कोर्ट के स्क्रूटिनी में नहीं टिकेगा, ये आई वॉश है। आपने बिना सर्वे कराए हुए पिछड़ों को आरक्षण देने का बिल ले आया, हम साथ हैं, पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आपको उसके पहले की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी चाहिए। आपने एक गेंद फेंक दिया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके निरस्त हो जाए। चलिए उसका भी वो रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, वो आते हैं चर्चा में, आगे बात करेंगे इस पर। तिवारी जी देखिए वही बात, जब आप पर आन पड़ी तब आप भागे भागे गए मंदिर के लिए और कहे हे प्रभु अब बस आप ही सहारा हैं, आप ही बचा लीजिए। योगेश जी ईश्वर ने बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को सद्बुद्धि दी, इसलिए धन्यवाद। कि अब हिम्मत नहीं है, सुपड़ा साफ होने के चलते हिम्मत हो तो 1932 के खतियान का विरोध करें। 27% आरक्षण देखे फिर ये लगे बीच में बोलने। नहीं तिवारी जी हम बोले अभी देखिए इन्हीं से बोलवाइए। हम लोग तो खतियान समझ बोलवाइए। आप चूंकि रोक नहीं रहे हैं इसलिए मैं चुप लगा। अरे नहीं मैं रोक रहा हूँ भाई, अरे तिवारी जी आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं रोक रहा हूँ, प्रतुल जी नहीं बोलेंगे। योगेश जी मैं किसी पॉइंट पे इनको इंटरफेयर नहीं कर रहा था, मैं तो आदरणीय तिवारी जी से सिर्फ ये कह रहा था कि मैं तो खतियान का खुद समर्थक रहा हूँ, हमेशा इनसे खतियान। वही मैं खुद बोलने जा रहा था, ये आपने ये बात रखी है, मैं खुद उनसे कहने जा रहा था कि आप जबरदस्ती विरोध क्यों करा रहे हैं? देखिए दूल्हे के फूफा रूस गए। ठीक है तिवारी जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। नहीं क्या कहेंगे, इनको रोकते नहीं है। अरे नहीं रोक दिया भाई, तिवारी जी आप नाराज मत होइए भाई। अरे प्रतुल जी रुक गए भाई, सुन रहे हैं, नहीं बोलेंगे इससे।
आप अपनी बात करिए, रखिए। नहीं बोलेंगे सर। अच्छा चलिए, आप मत बोलिए, आप नाराज मत होइए। अरे ठीक है प्रतुल जी, तिवारी जी, दोनों लोगों को रोकेंगे। आप अगर बीजेपी के नेताओं को बुला, अरे नहीं, अरे सुन लीजिए, आपके मुख्यमंत्री साहब को सुनाने जा रहे हैं। तिवारी जी सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी को सुन लीजिए, और नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया पहले वो सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से इस राज्य को एक आशा और उम्मीद जो जगी है, आप गांव-गांव जाके देखें, एक उत्साह और एक खुशी का माहौल है। वहीं हमारे विपक्ष विधवा लाभ रहे हैं और अपने षड्यंत्र को अनेक एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अंजाम देने में लगातार प्रयासरत है। भावना का उन्होंने काम किया। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य भी बना। यानी झारखंडियों की जो भावना का किसी पार्टी ने कोई सम्मान किया और सत्ता में पर्याप्त भागीदारी मिले झारखंडियों को, तो भारतीय जनता पार्टी ने। और राज्य बनने के बाद भी चाहे वो स्थानीयता का मामला हो, नियोजन का मामला हो, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही यहाँ के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और यहाँ के लोगों को हक देने का ही काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ मानना है कि झारखंड की जो जन भावना है उसके साथ हम सब खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है। और जहां तक 1932 का सवाल है, 1932 के खतियान का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 1932 के खतियान के पक्ष में खड़ी है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में खड़ी है। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन सरकार से है और माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से 1932 का खतियान लागू करना चाहते हैं तो 9वीं अनुसूची में न भेजकर, जैसे रघुवर दास जी ने 1985 को स्थानीय नीति का आधार बनाया था, आप उसको आधार बनाएं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आरोप है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं और हमारे सहयोगी राकेश कुमार भी हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, अब आपने बात पूरी करी, नाराजगी खत्म हो गई होगी ना? अब हम नहीं बोलेंगे। अरे बोलिए भाई, अब तो बोल दीजिए तिवारी जी। विरोध दर्ज करने के अरे कितना बड़ा देखिए आरोप लगा रहे हैं। नहीं बोलेंगे। अरे आप नाराज हो रहे हैं, आप ऐसे क्यों नाराज हो रहे हैं? देखिए, आप बुलाए हैं चैनल में, आप सिर्फ प्रतुल जी को सुनिए। नहीं बोलेंगे। तिवारी जी इतना नाराज नहीं होता। अच्छा ये बता दीजिए, सुन लीजिए, अभी ये जो बड़ा आरोप लगाया गया है कि भाई, एक सेकंड प्रतुल जी आते हैं आपके पास। जैसे ही प्रतुल जी बोलना शुरू करेंगे, मैं कान भी बंद कर लूंगा और मुंह भी बंद कर लूंगा। सीरियस डिबेट हो रहा है तिवारी जी। अच्छा चलिए राकेश जी से हम ले लेते हैं। तिवारी जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, फिर कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा चर्चा का। देखिए राकेश, क्या कुछ अपडेट है? पहले आप ताजा अपडेट बताएं कि जिस तरीके से दोनों बिल लाए गए हैं और इन बिलों को लेकर के हालांकि बीजेपी का समर्थन रहा, लेकिन सवाल कई खड़े किए गए। जा सकती है कि जिस तरीके से झारखंड का गठन हुआ था और 2-3-4 मसले ऐसे थे राज्य के जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल के लोग दावे करते थे और उसके वोट को पूरी तरह से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती रही है। हर बार जब जिन्हें भी मौका मिला है और इस तमाम मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को, जो जनता के लिए जो मुद्दे हैं उनको वोट बैंक के रूप में देखा गया, जिसका नतीजा है कि 22 साल के बाद से आज इस तरह की परिस्थितियां आज भी उत्पन्न हो गई हैं कि इन जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर फैसला लेने के लिए इतनी बहस, इसमें जद्दोजहद करने की जरूरत महसूस हुई है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति की जब चर्चा होती है तो कई विवाद हैं और उस विवाद में कानून के दायरे भी आते हैं और साफ साफ कहा जा सकता है कि जब खतियान को जोड़ा जाता है स्थानीय नीति के लिए तो रोजगार को भी जोड़ा जाना चाहिए। रोजगार को कैसे देंगे इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर कोई अंतिम फैसला लेने की कोशिश की जानी चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है। अभी भी जो कुछ परिस्थितियां हैं उसमें रोजगार और बाकी मुद्दों को लेकर जिस तरीके से राज्य गठन के उद्देश्य की बात हम करते हैं तो अभी भी अधर में कई बातें
समझ में आती है। 27% आरक्षण की आप चर्चा कर रहे थे, लगातार सरकार है, विपक्ष है, बाकी लोग हैं, 22 साल से तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। 54% ओबीसी की यहाँ पे लोग हैं जो कहीं न कहीं अपनी अधिकार और इसके लिए लगातार आंदोलन करते आए हैं, और अब जाकर इस मुद्दे पे जब बात आई तो 27% आरक्षण देने की बात कही गई कैबिनेट के माध्यम से और अब विधानसभा के माध्यम से। लेकिन तमाम जो फैसले हो रहे हैं उस पर अंतिम रूप कैसे लिया जा सकता है, किस तरीके से लिया जा सकता है और कैसे इसको जनता के हित के लिए लाया जा सकता है, इस पर तमाम चीजें पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। अभी भी कहा जा रहा है कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। आज के जो फैसले हुए हैं उसमें जिस तरीके से 9वीं अनुसूची में जाने की बात कही जा रही है इन मामलों को लेकर के, तो कहीं न कहीं अभी भी कई चीजें फिर से कहीं एक दायरे के तहत आ जाएंगी, जिसमें हो सकता है कि फिर से सर्वेक्षण की जरूरत हो, फिर से कमेटी बना के बात करने की जरूरत हो। तो लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, झारखंड के लोगों को पिछले 22 साल से इंतजार कर रहे हैं यहाँ के युवा, यहाँ के लोग, इसका फायदा आज भी शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा। दावे सभी कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल के दावे जरूर किए जाते रहे हैं कि मैंने इस राज्य के लिए बड़ा भला किया है, लेकिन मुझे जो जानकारी अभी भी मिल पाई है उसमें अभी भी कई पेंच फंसे हुए हैं और आने वाले समय में जनता को लाभ मिलने नहीं जा रहा है। वोटर सिर्फ वाहवाही देने की कोशिश न करें, जीत और हार की बात न करें। राजनीतिक दल के जो सत्ताधारी दल हैं या विपक्ष में बैठे हैं, उनका जो कर्तव्य है, उनकी जो भूमिका है वो स्वतः आनी चाहिए। इस तरीके से इन मुद्दों को लेकर वोट बैंक की राजनीति तैयार करना मुझे नहीं लगता है कि जरूरी महसूस किया जाना चाहिए। और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि राज्य के गठन के उद्देश्यों को सामने रखकर बड़े फैसले लिए जाएं, जनहित में फैसले लिए जाएं और उसके सर्वसम्मति से पारित कराने की कोशिश की जानी चाहिए। जी प्रतुल जी बताइए, अभी भी देखिए राकेश ने बताया कि किस तरीके से अभी भी वही राजनीति हो रही, वोट बैंक की राजनीति। आखिर कब तक जनता के हित की बात की जाए तो निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को जो हक देने की बात थी, सबसे पहले 2001 में जब बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को लागू किया था। उस समय तरह तरह की बातें हुई और कुछ हिंसा भी हुई थी, लेकिन उसको उच्च न्यायालय ने सही नहीं ठहराया था। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भाई 1932 आधारित खतियान नीति यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को सबसे पहले हमने हक दिलाने का प्रयास किया था, उसे उच्च न्यायालय ने उस समय निरस्त कर दिया था। तो पहले आप उन सारी चीजों को ठीक कर लें, फिर जिसे आप एक संकल्प लाके, सरकारी संकल्प यानी सिर्फ मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से जो 1932 लागू हो सकता था, आपने उसे लागू नहीं करके आप विधानसभा और 9वीं अनुसूची में जो जाने की बात कर रहे हैं, ये लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। 1932 के खतियान के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से खड़ी है। 2001 में सबसे पहले 1932 का खतियान माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लागू किया था, जो बाद में उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय ने उसे नहीं माना था उचित। दूसरी बात, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात है तो 2 जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। नागराज केस का मैं हवाला दे चुका हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आप आर्थिक सामाजिक स्तर का सर्वेक्षण नहीं कराएंगे पिछड़ी जातियों का, तब तक आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और जो 9वीं अनुसूची में जाकर बार बार बात की जा रही है योगेश, तो 9वीं अनुसूची में हम सब जानते हैं उन्हीं विधेयकों को भेजा जा सकता है जो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के में चीफ जस्टिस सबरवाल के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा था कि सरकार अगर किसी कानून को, विधेयक को 9वीं अनुसूची में भेजेगी तो हम उसकी जांच करेंगे कि ये संविधान अनुरूप है कि नहीं। यानी 9वीं अनुसूची के बारे में भी जो मिथ्या है कि इस पर कोर्ट का दायरा नहीं है, ये खत्म हो चुका है 2007 के 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बाद। तो हमारा मानना है कि पहला, अगर 1932 के खतियान को सरकार देने के लिए सच में अगर इंटरेस्टेड थी, जैसा हम लोगों ने तो दिया था 2001 में, तो उसे एक संकल्प जारी करना चाहिए था, जो विसंगतियां थी दूर करनी चाहिए थी, विधानसभा का नाटक नहीं करना चाहिए था। दूसरा, पिछड़ों को आरक्षण देने में ये इंटरेस्टेड थे तो इनको जो सर्वेक्षण रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने शुरू कराया था, बंद नहीं करना चाहिए था, वो सर्वेक्षण करा लेना चाहिए था और इस आधार पर जारी कर देना चाहिए था 27% का रिजर्वेशन। जी चलिए तिवारी जी, आप बताइए भाई, आप चोरी करके थोड़े ना आप मुंह छुपा रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये ऐसा मुंह छुपाता है जो अपना मुंह दिखाता नहीं है, वो तो जो चोर होता है वो चोरी करके आता है, वही नहीं दिखाता। आपको जवाब देना चाहिए, आपको तो खुल करके बोलना चाहिए। पहले आप देखिए, मैंने मुंह नहीं, आप देखिए, मैंने मुंह बंद किया। अरे बंद क्या, आपका पूरा मुंह नहीं दिख रहा है भाई, बताइए। प्रतुल जी देखिए, डंके की चोट पे अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप डंके की चोट पे रखिए ना। अरे सुनिए ना मेरी बात, अब हमको इतना भी बोलिए, मैं तो आपको बोलने के लिए कह रहा हूँ, अब बोलिए। हूँ कि प्रतुल जी मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो सुनेंगे। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, आप जवाब दीजिए, वो सुनेंगे भाई, आप जवाब दीजिए।
हम योगेश कुछ क्या इनको- जवाब देंगे? इनको हम क्यों बोलिए जवाब देंगे? एक नेशनल मिनट में चैनल आप इसका मतलब आपका शब्द, आपके पास शब्द नहीं है तिवारी जी, आप सीधे बोलिए ना कि आपके पास जवाब नहीं है, आप बोलिए ना, यही मानिए। आप बोलिए, आप बोलिए, प्रतुल जी सुनने के लिए तैयार मैं है। विरोध दर्ज करता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। अरे विरोध दर्ज करता आप हूं। जितना आज देरी दूल्हे मन है का फूफा प्रतुल बना- साहब उससे बोलवाइए। क्या बात करते हैं योगेश जी, दूल्हे का फूफा ये क्यों बन रहा हाँ है? हाँ हाँ, ये दूल्हे का फूफा है। मुंह बंद कर लेंगे, कान हाँ, बंद कर लेंगे। अच्छा, आपका प्रवचन सुने, हम प्रवचन सुनने के लिए चैनल पर आते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, गरिमा का ख्याल कीजिए। आप गरिमा का ख्याल करिए। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप टोकते हैं, बीच में अतिक्रमण करते हैं, शो कर रहे हैं, आप अतिक्रमण करते हैं। और योगेश जी, आपसे मेरा आग्रह है जवाब कि ये दीजिए। जब अतिक्रमण करते हैं तो आप इनको रोकते नहीं। अतिक्रमण करते क्या बात कर रहे हैं अरे तिवारी जी, क्या- मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप अपना पक्ष रखिए। प्रतुल जी एक सेकंड रुकिए, प्रतुल जी एक सेकंड नहीं रुकिए, नहीं अपना बोलेंगे पक्ष रखिए। सर, 1 मिनट बोलते बोलते टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं बोलेंगे, फिर दूसरे दिन हम बोलेंगे। चलिए ठीक है, राकेश आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये माहौल क्या- जब ये क्या चर्चाओं बात में, है? एक क्या सेकंड बात तिवारी जी है? आप रुकिए, तिवारी जी एक सेकंड रुकिए आप। अब देखिए राकेश, ये माहौल है जब कांग्रेस के नेता इस तरीके के आ रहे हैं, वो अपना पक्ष रखने के लिए मजबूती से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जनता जो आरोप लगा रही है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उनमें कहीं ना कहीं पॉइंट है, उनमें कहीं ना कहीं दमदारी है। तभी जाहिर तौर पर है कि जब ये चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, ये डिबेट में जब बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 15 मिनट, हम आधा मिनट नहीं बोलेंगे। राकेश देखिए योगेश जी, ये जिस तरीके का माहौल राज्य का रहा है, आपने देखा कि किस तरीके से जब 2000 में सरकार यहाँ राज्य का गठन हुआ था और उसके बाद से बाबूलाल मरांडी की सरकार ने कहीं न कहीं स्थानीय नीति के लिए 1932 के खतियान को परिभाषित किया था और उसको आधार बनाकर बनाया था। उस समय तमाम युवाओं में इस बात की चर्चा थी कि अब शायद उनको रोजगार मिलेगा, तमाम लोगों को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। लेकिन 22 साल यानी कि कहा जा सकता है कितने युवकों का भविष्य खराब हो गया है, आज आप इस बात का सहज अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज भी जो राजनीति चल रही है उसमें मुझे नहीं लगता है कि स्थानीय नीति और ओबीसी के आरक्षण को लेकर आज भी पूरी तरह से हक के साथ राज्य के युवा खड़े हो पाएंगे। सिर्फ विधानसभा से पारित कराया गया है, 9वीं अनुसूची की बात आई है, वहां जाएगा, कई तरह के कानूनी पेच भी आ सकते हैं। क्यों नहीं सीधे सीधे राज्य के हित में जिन लोग जिम्मेदार हैं, जिनको सरकार में रखा गया है, सरकार बनाई गई है, जिनकी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार के जिम्मे सारी चीजें आती हैं कि इन गंभीर मुद्दों को जिससे राज्य हित की बात की जाए या फिर लोगों की बात की जाए, उसका भला हो सके। और उन पॉलिसियों की जब हम चर्चा करते हैं जिससे राज्य गठन के समय चर्चा की थी, उसमें 22 साल की देरी, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान राज्य को हुआ है। तो ऐसे में कोई भी सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जेएमएम की सरकार रही हो, सभी सरकारों के लोगों का दायित्व बनता है। वो कोई एहसान राज्य पे नहीं कर रहे हैं, राज्य सरकार किसी पे जनता के साथ कोई एहसान के काम नहीं किए जा रहे हैं। इनका दायित्व था, इनकी भूमिका थी, जो इनको करना था, इनकी जिम्मेदारी जनता ने दी थी कि आप राज्य हित के मुद्दों को लेकर आएं और सामने रखें। क्या कानून के अड़चनों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। सिर्फ आज के दिन फिर भी राजनीति हो रही है, बड़ी विडंबना है इस राज्य को लेकर के। कम प्रतुल जी बताइए, लेकिन ये बात मुझे भी ठीक नहीं लग रही। देखिए तिवारी जी ने अपना पक्ष नहीं रखा है, उनको पूरी तरीके से उनको समय मिल रहा है, उसके बाद बात नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब ये चर्चा पर इस तरीके का पक्ष नहीं रख रहे हैं, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं मजबूती होगी। क्या इस तरीके की राजनीति करना कितना जायज मानते हैं आप? नहीं, तिवारी जी वरीय नेता हैं, उनके बारे में मैं कोई व्यक्तिगत नहीं, मैं तिवारी जी के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी पार्टी को लेकर कर रहा हूं, क्योंकि तिवारी जी अपनी बात रखने नहीं आए, तिवारी जी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। नहीं योगेश, मैं आपकी इस बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ। क्या ना, स्क्रीन पे कुछ चिपता नहीं है, ये योगेश कॉमेडी शो नहीं है, योगेश का एक इम्पोर्टेंट पैनल डिस्कशन है। इन्हें शायद गलतफहमी हो गई है कि कपिल शर्मा कॉमेडी शो में आ गए। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, सरकार की मंशा पे क्यों शक होता है? जिस चीज को साथ एक मुख्यमंत्री के आदेश और संकल्प से जारी किया जा सकता है, जिसके लिए आपको विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं है, मैं स्थानीय नीति 1932 के खतियान की बात कर रहा हूं, उसके लिए ये विधानसभा के रास्ते जाते हैं। अब आपने क्यों नहीं किया? हम लोगों ने तो 2001 में 1932 के खतियान को लागू किया था, उस समय उच्च न्यायालय में ये मामला नहीं टिक पाया। तो आपने सदन को कहां विश्वास में लिया कि उस समय की परिस्थितियों में जो गड़बड़ियां थी, आपने विसंगतियों को दूर किया। आप संकल्प से लाइए, हम स्वागत करते हैं। हम आज भी खड़े हैं आपके साथ, हम खड़े हैं 1932 के मुद्दे पे। आप संकल्प पत्र जारी कीजिए। ये क्या नाटक कर रहे हैं विधानसभा और 9वीं बिल्कुल जो चीज लास्ट 10 सेकेंड योगेश,
और पिछड़ों के आरक्षण के लिए अगर आपने सर्वे के बिना किया है तो इसका मतलब आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं। और आपको पता है जैसे ही हाईकोर्ट में लेकर इस मुद्दे को कोई जाएगा, ये शायद हाईकोर्ट में टिकट ज्यादा दिन नाटक चल नहीं पाएगा। नाटक कोई भी करेगा वो जनता उसको सबक सिखा देगी। लक्ष्मीनारायण तिवारी जी, आपने हमें समय दिया, हालांकि अपना पक्ष नहीं रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतोल सहदेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो झारखंड में आप देख रहे हैं किस तरीके से सियासी हलचल मची हुई है। अब 2 बिल आज जरूर पास हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये सियासी हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी इसमें बदलाव की बातें कही जा रही हैं, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन देखने वाला बात ये होगी अब कि अगला कदम आखिर हेमंत सोरेन का क्या होगा, क्योंकि आईटी और ईडी की जांच अपनी तरफ चल रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।